अक्सर जब हम इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज शब्द सुनते हैं तो मन में एक सवाल आता है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गुप्त साम्राज्य के दौर में चलते हैं, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखते हैं कि इस नाम के पीछे की असल कहानी क्या है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी दौर को स्वर्ण युग बना देती हैं। इस एक सवाल का जवाब हमें गुप्त साम्राज्य की राजनीति, उनके विज्ञान, कला और उस समय के समाज की गहराइयों में ले जाएगा। हर बड़ी कहानी की तरह इस साम्राज्य की कहानी भी एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होती है। गुप्त साम्राज्य की नींव बहुत ही मामूली ढंग से रखी गई थी, लेकिन बहुत ही जल्द इसने भारत के नक्शे पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए इसकी बुनियाद को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, संस्थापक का श्रेय तो श्रीगुप्त को जाता है, पर असली ताकत और रुतबा चंद्रगुप्त प्रथम के साथ आया। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो पहले से ही सत्ता का एक बड़ा केंद्र था, और उनका राजकीय धर्म था वैष्णव, जिसका प्रतीक था शक्तिशाली गरुड़। और हाँ, उनकी आधिकारिक भाषा संस्कृत थी, और उन्होंने करीब 135 सालों तक भारत को राजनीतिक तौर पर एक साथ जोड़े रखा। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, इन दोनों संस्थापकों में फर्क। एक तरफ थे श्रीगुप्त, जिनकी उपाधि थी महाराज, मतलब एक राजा, लेकिन दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, यानी राजाओं के भी राजा। और उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने इस वंश को शाही दर्जा दिलाया और सही मायनों में उन्हें साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना दिया। और यहीं से शुरू होता है साम्राज्य के विस्तार का वो महान अध्याय। अब बात करते हैं उन बड़े नामों की, उन सम्राटों की जिन्होंने अपनी जीतों और समझदारी भरे गठबंधनों से इस साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर देती है। चंद्रगुप्त प्रथम से कहानी शुरू होती है, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और फिर स्कंदगुप्त। एक के बाद एक ये वो दौर था जब साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच रहा था। इस विस्तार के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसकी सैन्य प्रतिभा की कोई बराबरी नहीं थी, समुद्रगुप्त। वो इतने जबरदस्त योद्धा थे कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। इतना कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में वीणा। उनके दरबारी कवि हरिशयन ने तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक जीत का परचम लहराया। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये सत्ता की कहानी है। देखिए कि कैसे उपाधियां महाराज से बढ़कर महाराजा धीराज हो जाती हैं, और फिर पराक्रमांक, विक्रमादित्य जैसी उपाधियां। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये ऐलान थे, एक स्टेटमेंट था कि गुप्त साम्राज्य अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए अब पहुंचते हैं उस शासक के दौर में जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये वो समय था जब सत्ता और संस्कृति दोनों अपने शिखर पर थे। इनकी उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने पश्चिमी भारत से शकों का शासन खत्म किया, जिससे साम्राज्य का कंट्रोल सीधे गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच गया। उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, व्यापार को खूब बढ़ावा दिया, उज्जैन को एक दूसरी राजधानी बनाया, और हाँ, वाकाटकों के साथ शादी के जरिए एक बहुत मजबूत गठबंधन भी बनाया। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की असली महानता सिर्फ जीतों में नहीं थी। उनका दरबार तो ज्ञान और कला का एक चमकता हुआ सितारा था। कल्पना कीजिए, भारत के 9 सबसे ब्रिलियंट दिमाग, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, एक ही छत के नीचे थे। महाकवि कालिदास, आयुर्वेद के पितामह धन्वंतरी और महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर जैसे लोग, मतलब उस दौर की इंटेलेक्चुअल ड्रीम टीम। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एक राजा तो नहीं चला सकता, है ना? इसको चलाने के लिए एक बहुत ही कुशल व्यवस्था, एक मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता था। तो सवाल है कि सब कुछ चलता कैसे था? एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ। हर डिपार्टमेंट का एक हेड था। सेना के लिए महासेनापति थे, तो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के लिए महासंधि विग्रहक।
खजाने का इंचार्ज अलग, रिकॉर्ड्स का हेड अलग। सब कुछ एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था जो साम्राज्य को आराम से चला रहा था। अब इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, यानी पैसा। वो कहाँ से आता था? ज्यादातर जमीन से। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि जमीन से जुड़ा टैक्स, जैसे भाग, बहुत ज्यादा था, जबकि व्यापार पर टैक्स कम था। इससे एक बात तो साफ है कि गुप्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेती ही थी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस युग को सच में स्वर्ण यानी गोल्डन बनाता है। वो था साहित्य, कला और संस्कृति का जबरदस्त विकास। यही तो इस साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि ये किसी भी यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेट होने वाला पहला भारतीय काम बना। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुप्त काल की कला की गूंज दुनिया में कितनी दूर तक थी। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ कालिदास तक ही सीमित नहीं थी। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां तो आज भी हम सब सुनते सुनाते हैं, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, वो तो उस जमाने का एक पॉलिटिकल थ्रिलर था। ये पूरी लिस्ट उस समय की रचनात्मक ऊर्जा का एक जीता जागता सबूत है। संस्कृति के साथ साथ विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी में भी एक क्रांति आ रही थी, और इस दौर के कुछ आविष्कारों ने तो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, शून्य, जीरो, गणित के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आविष्कार। शून्य की अवधारणा इसी युग में विकसित हुई, और इस एक खोज ने गणित और विज्ञान के लिए अनगिनत दरवाजे खोल दिए। और इस बौद्धिक क्रांति के नायक थे महान विद्वान आर्यभट्ट। उनका लिखा ग्रंथ आर्यभट्टियम गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसने आने वाली कई सदियों के लिए ज्ञान का रास्ता दिखाया। अब जरा इन खोजों को देखिए। जिस जमाने में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी को चपटा मानता था, उस वक्त आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रहण के पीछे के अंधविश्वास को हटाकर उसके वैज्ञानिक कारण बताए। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। मेडिसिन में धन्वंतरी आयुर्वेद की नींव रख रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा नॉलेज हब बनाया, और आर्किटेक्चर में दशावतार मंदिर जैसे बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हो रहा था। हर तरफ तरक्की ही तरक्की थी। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या गुप्त युग एक स्वर्ण युग था? जब हम फौजी ताकत, राजनीतिक स्थिरता और सबसे बढ़कर साहित्य, विज्ञान और कला में हुई उस जबरदस्त तरक्की को देखते हैं तो जवाब हाँ ही लगता है। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत भी होता है। स्कंदगुप्त को हूणों के हमलों का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे ये महान साम्राज्य ढलान की ओर चला गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी स्वर्ण युग आखिर खत्म कैसे होता है।